दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर तो क्लोजिंग नजर आया, लेकिन नहीं के बराबर ही परफॉर्मेंस हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन आपको नजर आया। तो आपको बताओगे एचडीएफसी बैंक का भी बहुत बड़ा वेटेज हमें बैंक निफ्टी के अंदर है, तो जिसकी वजह से जिस तरह से एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस रहेगा उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी आपको परफॉर्मेंस रहेगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, करेक्शन हुआ, फिर रिकवरी आई, फिर करेक्शन नजर आया। सिमिलर तरीके से चार्ट हमें निफ्टी 50 का निकल के आ रहा है और सिमिलर तरीके से चार्ट हमें रिलायंस कंपनी का भी निकल के आ रहा है। इन सभी कंपनीज का चार्ट सिमिलर तरीके से आज के दिन हमें हो चुका है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन होता है अच्छे कंपनीज भी गिरता है और जो बुरा कंपनी होता है तो वो भी बुरी तरह से गिरता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना पोर्टफोलियो के मैनेज करना चाहते हो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी होगा क्या, डिफरेंस क्या होता है लार्ज कैप कंपनीज को ऐड करने के लिए और स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को ऐड करने के लिए। अगर समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हुआ। अगर दोस्तों इंडेक्स के अंदर 1.5% का अगर आपको करेक्शन नजर आए तो लार्ज कैप कंपनी ऑलमोस्ट 3 से 3.5% के अंदर करेक्शन नजर अगर हुआ, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर अगर 3% का करेक्शन हुआ तो आप समझ सकते हो कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज होता है उन कंपनीज के अंदर 7 से 8% का करेक्शन हमें नजर आ सकता है। यानी कि यही होता है, इसकी वजह से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो पूरा पोर्टफोलियो अपना स्मॉल कैप वाली कंपनी से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट आपके साथ ये करना चाहूँगा, तो सबसे पहले आप मैक्सिमम वेटेज लार्ज कैप कंपनीज को देना, फिर मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को देना और लास्ट अगर आप देना चाहते हो तो ही स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को देना। जो पैसा डूब भी जाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरीके से अमाउंट आप लगा सकते हो। तो चलिए एचडीएफसी बैंक का अगर आप बेसिकली अपडेट्स देखोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स नजर आ रहे हैं। मैंने बहुत बार शेयर किया, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक की इस कंपनी को दे सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रांग है और लंबे समय के लिए कंपनी ने 30,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। उतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। अपडेट्स देखिएगा, एचडीएफसी बैंक में बाय 1.6% इन एचडीएफसी लाइफ फ्रॉम जेवी पार्टनर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जेवी पार्टनर से कंपनी एचडीएफसी लाइफ का 1.6% का स्टेक कंपनी बाइंग कर सकती है। तो जिसकी वजह से अभी तक ये बाइंग नहीं हुआ, लेकिन जल्दी दोस्तों कंपनी बाइंग कर सकती है। यानी कि एचडीएफसी लाइफ का स्टेक जब भी कंपनी बाइंग करेगा उसके बेनिफिट कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, इसके द्वारा बेनिफिट कंपनी को लंबे समय के लिए आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 1940 रुपए का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिया हुआ है और ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर 21% की पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आ सकती है। और उसको सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे ये भी अपडेट्स हमें एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया गया है, जिन्होंने 2180 रुपए का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। यानी कि बेसिकली कंपनी के अंदर बहुत सारे टारगेट्स हमें ब्रोकर्स फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया है। हर एक लोगों का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच हमें एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग नजर आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की, जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा शेयर करता हूं मई 2023 का। करंटली अगर आप देखोगे मई 2023 का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेटेड हो चुका है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस कर क्या रहे हैं, जब भी मार्केट के अंदर हमें करेक्शन होता है, डिप्स के अंदर मिलता है, मार्केट के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट होता है, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या करते हैं, उनके ऊपर हर एक लोगों का हमें नजर रहता है। तो चलिए बात करते हैं मई 2023 का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो यहाँ 162 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 93 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुका है। यानी कि लगातार जो बाइंग की ओर जो लोग जा रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग की ओर हमें नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड ने ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हमें कर चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का, एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का आपको कंपनी का मर्जर नजर आने वाला है। तो जिसके हिसाब से मर्जर कब होने वाला है, क्या मर्जर कैंसिल हुआ, मैंने पहले भी 3 दिन पहले भी यही चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन किया था और 6 दिन पहले भी यही चीज़ मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था। फिर भी लोगों का कमेंट्स आ रहे। देखिए दोस्तों रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करूंगा कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। क्या होता है वीडियो अगर आप बीच बीच में दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान जो आप लेते हो, जो न्यूज़ आप देखते हो, जो वीडियो आप देखते हो, पूरा नहीं देखते, तो जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक दोस्तों पूरा कंप्लीट न्यूज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मर्जर दोस्तों कोई कैंसिल नहीं हुआ, अभी भी दोस्तों मर्जर होने वाला है। एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के ही अंदर दोस्तों एक कंपनी हमें मर्ज होने वाला है, जिसका कंपनी ने डेट भी हमें मेंशन किया गया था जून 2023, यानी कि इसी महीने में हमें एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का हमें मर्जर होने वाला है।
तो जिसके मुताबिक दोस्तों अगर आप देखोगे शानदार तरीके से अपडेट से जब भी दोस्तों कंपनी का मर्जर का ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आएगा। और इसी को लेके ब्रोकरेज फर्म, एनालिस्ट लोगों ने ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके एचडीएफसी बैंक के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। क्या होता है अगर बहुत बड़ा कंपनी, दो कंपनी अगर एक दूसरे के साथ मर्ज होता है, एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है 9 लाख करोड़ के आसपास है और एचडीएफसी लिमिटेड 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। जब भी दोस्तों मर्जर होगा ऑलमोस्ट हमें 13 से 14 लाख करोड़ का टोटल कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, कंपनी एक हो जाएगी, बहुत बड़ा एंटिटी कंपनी बन जाएगा। और बहुत बड़ा एंटिटी जब भी कंपनी बनेगा, कंपनी का बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो कई लोगों को पता ही नहीं कि क्यों हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर करेक्शन हुआ। इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रीजन है जो मैंने कल के दिन आपको वीडियोस के अंदर शेयर किया था। अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, 1.5% का करेक्शन इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आया और कंपनी की फाइनली क्लोजिंग 1300 रुपये के आसपास हमें नजर आ चुका है। और अगर आप कंपनी जिस प्राइस रेंज के अंदर ओपन हुआ था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे 20 पॉइंट्स का करेक्शन नजर आ चुका है। तो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था इस कंपनी का आज के दिन डिविडेंड जो कंपनी ने Q4 रिजल्ट्स के वक्त हमें जो अनाउंसमेंट किया था 17.50 पर शेयर का आपको डिविडेंड का एचडीएफसी इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर जो आपको मिलने वाला था वो डिविडेंड की हमें आज के दिन एक्स डेट था। तो जब भी कंपनी का डिविडेंड का एक्स डेट होता है तो उस एक्स डेट के दिन कंपनी जितना डिविडेंड देने वाला है उतना कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर दोस्तों प्राइस एडजस्टमेंट हमें नजर आ जाता है। और जो 1.5% का जो करेक्शन है, करेक्शन नहीं बोल सकते, डिविडेंड के जो एक्स डेट था इसी रिगार्डिंग कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो एडजस्ट हमें आज के दिन हो चुका है। कोई कंपनी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस स्प्रेड किया जाता है। कई लोगों को ये पता नहीं कि करेक्शन क्यों हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जब भी कंपनी का डिविडेंड रिगार्डिंग एक्स डेट होता है उस कंपनी की एक्स डेट के दिन कंपनी का जितना डिविडेंड कंपनी देने वाला है उतना ही प्राइस एडजस्टमेंट हमें किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर नजर आ जाता है। तो आपको पता होगा इन्फोसिस तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पोटेंशियल तो कंपनी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से है। पिछले 20 सालों का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे, चार्ट पैटर्न्स देखोगे, पैरामीटर्स देखोगे तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर में कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, कंपनी को नेगेटिव जज कर लेते हैं। 2 क्वार्टर से कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, कंपनी को नेगेटिविटी जज करते हैं। दोस्तों ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर आपको सक्सेसफुल नहीं बना देगा। तो ऐसे दोस्तों बिल्कुल भी करना मत कि कंपनी का अगर पिछले 20 सालों से परफॉर्मेंस नेगेटिव तो कंपनी को आप सेल करके निकल सकते हो। लेकिन 1-2 क्वार्टर में बीच बीच में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम एज अ मौका होता है, एज अ बाइंग का एक अच्छे खासा अपॉर्चुनिटीज होता है। क्योंकि इनको पता है, बड़े बड़े लोगों को पता है म्यूचुअल फंड लगातार माल बाइंग कर रहा है, एफआईज लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, डीआईज लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी लगातार इन्फोसिस के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है गिरावट आती है तो मौका बनता है, और अगर मौका बनता है तो आने वाले सालों में कंपनी बड़ी तेजियां में हो सकती है और कंपनी शानदार तरीके से रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या था, कहाँ हमें क्यों रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आया था? क्योंकि कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंकिंग रिगार्डिंग कंपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वही सेगमेंट से कंपनी 32% का रेवेन्यू जनरेट करता है। करंटली ये सेगमेंट प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन दोस्तों इस सेगमेंट ने बहुत ही कमाल का कंपनी को रेवेन्यू हमें जनरेट करके देता है, नेट प्रॉफिट जनरेट करके देता है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ लाके यही सेगमेंट हमें इन्फोसिस को दे देता है चीज। इसकी वजह से कई सेगमेंट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में होता है, लंबे समय के लिए कोई भी सेगमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो जाता है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें आ सकती है। जब भी इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ है, निवेश करने के लिए बढ़िया मौका बना है। 2008 में करेक्शन हुआ, बाद में रिकवरी आई, फिर दोस्तों बेसिकली बाद में अगर आप देखोगे जो 2020 में हमें जो करेक्शन हुआ, फिर 2022 तक हमें रिकवरी आई। यानी कि जब भी कंपनी के अंदर बार बार तो करेक्शन नहीं होता, लेकिन जब भी करेक्शन होता है जरूर कंपनी को छोड़ना मत, जरूर कंपनी को बाइंग करना। 1950 की कंपनी 1300 रुपये की पर अभी भी ये अवेलेबल है, तो बढ़िया मौका है। तो पीछे अगले 1.5 से 2 सालों में कंपनी 2000 का भी लेवल्स हमें ब्रेक करके हमें ऊपर निकल सकती है। तो बिना डरे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो अभी हम बात करेंगे मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। आज के दिन 5% का अपर सर्किट लग चुका है, और यही वो कंपनी है जिसके अंदर 12 जून को हमें स्प्लिट का दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, और स्प्लिट का भी आपको कंसिडरेशन होने वाला है। तो ये कंपनी के ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी अच्छा नहीं है। ऐसी टाइप के कंपनीज के अंदर 100% रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं, 100% ये कंपनीज
रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जीरो हमें कर देती है। तो जरूर इस कंपनी को इग्नोर करना, बाइंग दोस्तों मत करना, क्योंकि कंपनी बुरा है, पैरामीटर वाइज बुरा, चार्ट पैटर्न वाइज बुरा, कंपनी बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी 31 रुपीज़ पर है, बाद में कंपनी 1 रुपये पर भी आ सकते, इतना तो कंपनी के अंदर चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी बुरा है। तो जरूर इस कंपनी को स्किप करके ही चल सकते हो। क्या अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करना, जो कंपनी स्प्लिट देने वाली है, बोनस देने वाली, लेकिन सिर्फ कंपनी अच्छा होना चाहिए। प्राइस मैटर नहीं करता, अगर कंपनी 3000 रुपये के ऊपर भी बिलोंग करे और फिर कंपनी बोनस या स्प्लिट दे, उन कंपनीज के अंदर जाके निवेश करें, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, पैरामीटर्स अच्छा होना चाहिए, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी चाहिए और आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिमांड फुलफिल करना चाहिए। तो ये कंपनियों को आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चले आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।